नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रवांडन जेनोसाइड के बारे में। रवांडा अफ्रीका का एक देश है जिसकी यात्रा पर इस वक्त इमैनुअल मैक्रोन है। वो अफ्रीका के कई देशों की यात्रा पर हैं इस वक्त, लेकिन कल रवांडा में थे और वहां पर उन्होंने रवांडन जेनोसाइड जो 1994 में हुआ था, एक बहुत बड़ा नरसंहार था, उसके लिए फ्रांस की सरकार की तरफ से जो संलिप्तता थी उसके लिए माफी मांगी है। अब ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं दी गई है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन की जो स्पीच थी कल, उसमें इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फ्रांस वहां पर इस जेनोसाइड में कहीं ना कहीं उसका रोल था, वो सरकार को सपोर्ट कर रहा था जो उस समय की रवांडा सरकार थी, और उसके लिए हमें माफी चाहिए। तो इस प्रकार के इनके शब्द थे। तो इसके क्या मायने हैं, रवांडा जेनोसाइड क्या था और अभी फ्रांस अपोलोजाइज क्यों कर रहा है, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा आईडी है, वहां पर आप मेरे प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स इस आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ हैंडल पर उपलब्ध हूं। सो जस्ट सर्च फॉर महिपाल राठौड़ एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, यू कैन फाइंड मी इजिली। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, pathfinder_UPSC। संडे को 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। इसमें हिस्सा लेकर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को फ्री में जीत सकते हैं या फिर हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर जीत ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छी रैंक लेकर आते हैं यहाँ पर, तो टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको केवल एक कोड मांगा जाएगा, तो यू कैन यूज दिस कोड एंड टेक पार्ट इन अनअकैडमी कॉम्बैट। 1 घंटे का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको सॉल्व करके अपनी रैंक भी पता चल जाएगी पूरे देश के छात्रों के सामने। तो इमैनुअल मैक्रोन ने रवांडा में जाकर 94 के रवांडन जेनोसाइड में फ्रांस के रोल के बारे में माफी मांगी है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कल किगाली, जो कि रवांडा का कैपिटल है, वहां पर एक जेनोसाइड मेमोरियल है जहां पर 2.5 लाख लोग दफन किए गए हैं जो इस जेनोसाइड में नरसंहार में मारे गए थे। वहां पर एक स्पीच दी और उसमें इन्होंने कहा कि फ्रांस अपनी जिम्मेदारी स्वीकारता है, फ्रांस रिकॉग्नाइजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द 94 रवांडन जेनोसाइड, और इन्होंने माफी मांगी है। ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फॉर हिज कंट्रीज रोल बट विदाउट ऑफरिंग एन ऑफिशियल अपॉलॉजी। तो फ्रांस ने बस एक ऑफिशियल अपने लेटर हेड पर अपॉलॉजी नहीं दी है, बाकी उनके प्रेसिडेंट ने वहां पर जाकर माफी मांग ली है। तो इसके कई मायने हैं, इन्होंने कई हित साधने की कोशिश करी है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रवांडा की लोकेशन क्या है। आइए मैप में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर आप सेंट्रल अफ्रीका में जूम इन करेंगे तो यहाँ पर है रवांडा, उसके दक्षिण में है बुरुंडी और इसका पड़ोसी देश है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। उत्तर की तरफ है युगांडा। युगांडा का जिक्र बार बार आएगा इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि जो रेबेल्स हैं वो हमेशा युगांडा की तरफ से आते थे अटैक करने के लिए, वहां पर जाकर वो छुप जाते थे। और यहाँ पर आप देखोगे तंजानिया से भी इसका बॉर्डर है। देश की आबादी इस वक्त लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है और इसके जो जोग्राफिकल नेबर्स हैं ये थोड़े से आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में इस प्रकार के सवाल काफी पूछे जाते हैं। अब आइए इस देश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1890 के दशक में जब स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका अपने चरम पर था, हर यूरोपियन देश अफ्रीका में कॉलोनी ढूंढ रहा था या बना रहा था, तो उस वक्त जर्मनी ने रवांडा और बुरुंडी को अपने कंट्रोल में लिया और जर्मन ईस्ट अफ्रीका के रूप में इस पर राज करने लगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था, तो उसके बाद जब जर्मनी के हारने के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, तो लीग ऑफ नेशंस ने बेल्जियम को कंट्रोल दे दिया इन दोनों देशों का, रवांडा और बुरुंडी का। तो यहां पर मैंडेट सिस्टम था, जैसे ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन बनाया गया था, उसी प्रकार से बेल्जियम को यह मैंडेट दे दिया गया कि आप रवांडा और बुरुंडी को संभालो। यानी कि बेसिकली यूरोपियन पावर्स ने, जैसे कोई केक के टुकड़ों को काट के बांट दिया जाता है, उस प्रकार से देशों को बांटकर इन्होंने एक दूसरे देशों के आपस में बांट लिया था। खैर, बेल्जियम के कंट्रोल में जब ये दोनों देश आ जाते हैं तो 1962 तक ये उन्हें कंट्रोल करता है और इसको कहते थे तब टेरिटरी ऑफ रवांडा एंड उरुंडी, ये उसका नाम था ऑफिशियल। और इसका जो सिस्टम था उसको कहा जाता था बेल्जियन ट्रस्टीशिप, यानी कि एक ट्रस्टीशिप के तहत इन दोनों देशों पर बेल्जियम रूल कर रहा था। अब इस देश के एथनिक कंपोजिशन के बारे में जान लो। यहां पर 2 एथनिसिटी के लोग काफी प्रोमिनेंट हैं। एक है हुतूस जो आबादी का लगभग 85% है और दूसरे हैं टुत्सी जो लगभग 14% हैं। कई बार इनका परसेंटेज 8 से 10 के बीच में भी बताया जाता है। वो इसीलिए चेंज होता गया क्योंकि इनके बीच में जब सिविल वॉर हुआ था तो काफी टुत्सीज माइग्रेट करके चले गए थे टुवर्ड्स युगांडा, फिर वो वापस आ गए, तो इसीलिए ये परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा। आपको यहां पर याद ये रखना है कि हुतूस जो है ये मेजोरिटी है और टुत्सी जो है ये माइनॉरिटी है। एक छोटी सी माइनॉरिटी त्वा लोगों की भी है, लेकिन वो इतना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हुतू और तुत्सी लोगों के बीच में डायनामिक्स किस प्रकार से चेंज होते हैं आप देखिए। अब तुत्सी यहां पर नंबर में कम है, लेकिन जब बेल्जियन रूल था उस समय तुत्सी जो है वो सारी सरकारी सेवाओं में थे, पॉलिटिक्स में थे, मतलब हाई लेवल ऑफिशियल्स जो थे वो सारे टुत्सीज थे। तो ऐसे में क्या होता है, जब कॉलोनियल रूल था तो टुत्सीज के खिलाफ हुतूस काफी नाराज हो गए क्योंकि माइनॉरिटी में होने के बावजूद टुत्सीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। और ये सेम पॉलिसी ब्रिटिश ने हर जगह फॉलो करी है, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, आप सभी जगह देखिए यही वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इन यूरोपियन पावर्स ने हर देश में अपनाई।
तो वर्ल्ड वॉर टू जब तक खत्म होता है तब तक क्या होता है कि कॉलोनियल सिविल सर्वेंट्स, मिशनरीज ये रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि हुतूस की जो डिमांड है वो वाजिब है, टुट्सी माइनॉरिटी हर जगह डोमिनेट कर रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि हुतूस का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि आबादी में हुतूस ज्यादा है तो वो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चलाते हैं और 1962 में ये रवांडा और बुरुंडी को आजादी मिल जाती है, बेल्जियम से ये आजाद हो जाते हैं और इस आजादी के मूवमेंट को मेनली हुतूस ने चलाया था। तुत्सीज को तो उस समय अच्छा खासा पावर मिला हुआ था तो वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं थे इस इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं था लेकिन ज्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। अब जैसे ही आजादी मिलती है तो तुत्सीज को लगा कि अब हमारे खिलाफ हिंसा हो सकती है, तो इनमें से कई लोग रवांडा छोड़कर पड़ोसी देशों की तरफ चले जाते हैं। अब 1990 तक तो फिर भी स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन 1990 आते आते दोनों समुदायों के बीच में टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि अब लग रहा था कि गृह युद्ध छिड़ने वाला है और वही होता है, एक सिविल वॉर छिड़ जाता है। तो हुतू और तुत्सीज के बीच में सिविल वॉर की शुरुआत में एक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है तुत्सीज का, जिसका नाम है रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। इसका एब्रीविएशन एफपीआर है क्योंकि वो फ्रेंच में इसको फ्रंट पैट्रियोटिक रवांडेस ऐसे लिखते हैं। तो एफपीआर जो है ये मेनली बेस था युगांडा में, जो पड़ोसी देश युगांडा है उत्तर की तरफ, उसमें इसका मेन बेस था। और वहां से जो टुट्सीज हैं, जो कई लोग युगांडा चले गए थे 1962 के बाद में, उन्होंने ये संगठन बनाया और इन्होंने सरकार पर हमला कर दिया। जो रवांडा की सरकार थी जिसमें हुतू मेजोरिटी के लोग थे अब, उस पर एक हमला कर दिया और ये मिलिटरीली काफी जीत गए। तो 91 में क्या होता है, सरकार इनके साथ नेगोशिएट कर लेती है, एक सीज फायर होता है और एक एग्रीमेंट होते हैं जिनको अरुषा अकॉर्ड्स कहा जाता है। नाम आगे फिर से आएगा, ये अरुषा वाला इसलिए मैं अभी लिख रहा हूं। तो इन अरुषा अकॉर्ड्स में ये तय किया गया कि एफपीआर को भी अब सरकार में शामिल किया जाएगा, यानी कि तुत्सीज के संगठन को सरकार में जगह दी जाएगी। सरकार उस वक्त हुतू मेजोरिटी की थी, तो इस ज्वाइंट गवर्नमेंट में, ट्रांजिशन गवर्नमेंट इसको नाम दिया गया था, इसमें एफपीआर भी शामिल होगा। लेकिन इससे जो हुतू एक्सट्रीमिस्ट थे, क्योंकि हुतूज में भी कई लोग थे जो बिल्कुल इस एग्रीमेंट के खिलाफ थे, वो अपोज करते हैं इस प्लान को और कहते हैं कि नहीं, आप तुत्सीज को, खास करके एक वायलेंट संगठन को, एफपीआर जैसे संगठन को कैसे सरकार में जगह दे सकते हो। तो ये जो हुतू एक्सट्रीमिस्ट थे, इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने तत्कालीन रवांडन प्रेसिडेंट की हत्या करवा दी। तो 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के हुतू प्रेसिडेंट अब्यारीमना की हत्या कर दी जाती है। रवांडा और बुरुंडी दोनों के प्रेसिडेंट एक साथ एक हवाई जहाज में किगाली से टेक ऑफ करते हैं और उनके प्लेन पर एक मिसाइल दागी गई थी। अब वो आज दिन तक नहीं पता कि वो मिसाइल किसने दागी थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को एग्री करते हैं कि जो हुतू एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इन अरुषा अकॉर्ड्स के खिलाफ थे, जो एफपीआर को, तुत्सीज को सरकार में शामिल किए जाने के खिलाफ थे, इनका ये लक्ष्य था कि प्रेसिडेंट को मार दिया जाए, बुरुंडी के प्रेसिडेंट और रवांडा दोनों के प्रेसिडेंट को। और क्या होगा कि जो पावर वैक्यूम होगा उसमें ये जो हुतूज हैं, एक्सट्रीमिस्ट हुतूज हैं, ये पावर को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई मॉडरेट हुतूज थे सरकार में जो ये चाहते थे और समझते थे कि नहीं, टुट्सीज को भी सरकार में शामिल करना चाहिए, और मॉडरेट्स के खिलाफ थे एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये सरकार में अपना पावर जमाना चाहते थे, इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाना चाहते थे, यही इनका प्लान था। तो जैसे ही प्रेसिडेंट की हत्या होती है, वो प्लेन उनका गिराया जाता है, उसके तुरंत अगले ही दिन से तुत्सीज को मारा जाने लगा। ऐसा बताया जाता है कि एक पूरा प्लान था जिसके तहत तुत्सीज को मारा गया। तुत्सीज एक्चुअली थोड़े से लंबे होते थे हाइट में कंपेयर टू हुतूज, तो एक रेडियो पर सिग्नल दिया गया, ऐसा बताया जाता है, जिसमें कहा गया था कि सारे ऊंचे पेड़ों को काट दिया जाएगा। और जैसे ही वो सिग्नल रेडियो पे जाता है उसके अगले ही दिन तुत्सीज को पूरे देश में मारने की घटना शुरू हो जाती है और जगह जगह पर तुत्सीज मारे गए। और इतने तुत्सीज मारे गए, आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको बस एक आंकड़ा बताता हूं। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये रवांडा की आपको आबादी दिखा रही है, ठीक है। तो रवांडा की आबादी आज के समय में 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास है। उस समय आबादी थी इनकी 70 लाख के अराउंड, 70 लाख। और आबादी इनकी गिर जाती है 1-2 साल के लिए, आबादी में डिप आ जाता है क्योंकि इतने तुत्सीज को मारा गया। लगभग 8 लाख तुत्सीज को यहां पर मारा गया था। 800 के नंबर बताया जाता है, 5 से 8 लाख के बीच में संख्या बताई जाती है। और आबादी कितनी थी पूरे देश की बता रहा हूं मैं, 70 लाख के आसपास पूरे देश की आबादी थी, जिसमें से 5 से 8 लाख तुत्सीज को मार दिया गया था। ये कत्लेआम 100 दिनों तक चला था और इस समय में दुनिया भर की सेनाओं से, देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अपील करी गई कि आप इस कत्लेआम को रोको। तुत्सीज के जो संगठन है, नेता हैं, वो अपील करे जा रहे थे लगातार कि हमारा कत्लेआम, हमारा जेनोसाइड हो रहा है, इसको रोको। क्योंकि एक दिन में नहीं हुआ था, इट कंटिन्यूड फॉर 100 डेज। अप्रैल से लेकर जुलाई 1994 तक ये सब कुछ चल रहा था और पूरी दुनिया को पता था, ये जगह जगह न्यूज में आ रहा था कि तुत्सीज को मारा जा रहा है। डेली हजारों लोगों को मारा जा रहा था, 50-100 भी नहीं, हजारों लोगों को रोज मारा जा रहा था। आप खुद कैलकुलेट कर लो, 8 लाख लोगों को 100 दिन के अंदर मारा गया है, तो क्या एवरेज हो गया, यानी कि हर रोज लगभग 8000 लोगों को मारा जा रहा था एवरी डे, जस्ट इमेजिन।
तो इतने लोगों को मारा जा रहा है, इट वॉज ऑल अक्रॉस द न्यूज, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से जब अपील करी गई तो इन्होंने ये कहा कि देखो हमारा तो पिछले साल ही सोमालिया में एक बहुत ही डिजास्टर्स कैंपेन रहा था, सोमालिया में इनके कई सैनिक मारे गए थे, तो ये फिर से किसी भी अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। यूनाइटेड नेशंस और बेल्जियम के कई सैनिक रवांडा में उस वक्त तैनात थे, लेकिन उनका मैंडेट नहीं था, यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं था इसके लिए कि वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेज अपना काम करें, तो यूएन पीस कीपर्स ने वहां कुछ नहीं किया। 10 बेल्जियन सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बाद बेल्जियम ने भी अपने सोल्जर्स को वहां से पुल आउट कर लिया। अब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो उस समय की हुतू गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, जो रवांडन प्रेसिडेंट जिनका जिनका असैसिनेशन हुआ था उस गवर्नमेंट को फ्रांस सपोर्ट करता था। तो फ्रांस ने अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजी थी, लेकिन उन्होंने हिंसा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने स्लॉटर रोकने के लिए कुछ नहीं किया। फ्रांस की सैनिकों के आंखों के सामने कत्लेआम चल रहा था और उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। 8 लाख तुत्सीज मारे गए और कई सारे मॉडरेट हुतूस भी मारे गए। इनफैक्ट कई जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि 1 मिलियन लोग मारे गए थे, 10 लाख लोग, जिनमें से लगभग 2 लाख के आसपास हुतूस थे, क्योंकि कई मॉडरेट हुतूस थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कत्लेआम हो, तो उनको भी मार दिया गया। तो हुतूस को भी मारा गया, तुत्सीज को भी मारा गया, लेकिन ज्यादातर जो मारे गए थे वो तुत्सीज थे। और ये सब कुछ 100 दिनों के अंदर अंदर होता है हुतू मिलिशियास के द्वारा। 22 जून 1994 को यूनाइटेड नेशंस फाइनली ऑथोराइज करता है कि फ्रेंच फोर्सेस साउथ वेस्ट रवांडा में जाएं और शांति बहाल करें। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन टर्कुआज। और ये मिशन जो है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन जोन जो था इसने कुछ पोटेंशियल विक्टिम्स को तो बचा लिया जेनोसाइड से, लेकिन बाद में इस प्रकार के आरोप लगे फ्रांस के ऊपर कि ये बहुत लेट आए और कई सारे किलर्स जो हैं ये खुद इस जोन में जाकर छुप गए थे। यानी कि कई हुतूस जो तुत्सीज को मार रहे थे वो भी बचने के लिए इस जोन में, स्पेशल जोन में जाकर छुप जाते हैं और उनको भी बचा लिया गया। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल मिशन रहा था। अब फ्रेंच फोर्सेस जो उस वक्त रवांडा में थी उन पर भी ये आरोप लगे कि उनके आसपास, उनके आंखों के सामने कत्लेआम चला, लेकिन उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। और फ्रांस की सरकार का यहाँ पर उस वक्त कहना था कि भाई हम ऑथोराइज नहीं है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, हमारा काम अभी यही है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित तौर पर वहां से बाहर निकाल दें। तो उनके सामने लोगों को मारा जाता रहा, लेकिन फ्रांस की सरकार वहां पर कुछ नहीं करती। अल्टीमेटली ये जेनोसाइड कैसे खत्म होता है, तो जो एफपीआर है जिसने पहले शांति समझौता कर लिया था वो फिर से अपने मिलिशियास को लेकर अटैक करते हैं, युगांडा की तरफ से आते हैं। और पॉल कगामे जो इस वक्त रवांडा के प्रेसिडेंट हैं, वो उनके मिलिट्री लीडर थे उस समय, तो पॉल कगामे के नेतृत्व में एफपीआर फिर से हमला करता है रवांडा के ऊपर और इस बार वो टेरिटरी पूरी जीत जाता है और कंट्रोल कर लेता है पूरे देश के ऊपर, और इससे ये जेनोसाइड रुकता है। तो दिस इज पॉल कगामे जो 94 से मोर और लेस पावर में चल रहे हैं अभी तक। 2000 से तो ये ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने हुए हैं, चुनाव जीत चुके हैं 3-4 बार, लेकिन ये 94 से पावर में ही है। उसके पहले भी ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। यूनाइटेड नेशंस ने इस कत्लेआम के बाद क्या किया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उस वक्त मौजूद नहीं था, 2002 में डेवलप किया गया था, उसको बनाया गया था। तो उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा की स्थापना करी अरुशा शहर में। तंजानिया का अरुशा शहर है जहां पर पहले अरुशा अकॉर्ड्स साइन हुए थे, और ये कहा गया कि जितने भी हुतू संगठनों के रिंग लीडर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन ज्यादा प्रोसिक्यूट हुए नहीं थे, बहुत इक्का दुक्का ही प्रोसिक्यूट हो पाए थे। अब आ जाते हैं फ्रांस के रोल पर। तो देखो, फ्रांस की आर्मी उस वक्त रवांडा में थी, बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी लेकिन कुछ टुकड़ियां वहां पर थी, और फ्रांस की सरकार हुतू गवर्नमेंट को उस समय सपोर्ट करती थी। तो फ्रांस का कुछ ना कुछ रोल जरूर था, और फ्रांस इस बारे में हमेशा से चुप्पी साधे बैठा है। पिछले 25-26 सालों से फ्रांस ने इस बारे में कभी पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। 2015 में तत्कालीन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसुआ ओलांदे ने कहा था कि जो आर्काइव्स हैं, यानी कि जो रवांडा से संबंधित पेपर्स हैं उस समय की फ्रांस गवर्नमेंट के, उनको डीक्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन 2017 में जब एक रिसर्चर ने कहा कि चलो डीक्लासिफाई कर दो, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने मना कर दिया, बोले नहीं, अभी इनको सीक्रेट रखो, अभी इनको डीक्लासिफाई करने का वक्त नहीं आया है। 2021 में जाकर फाइनली प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हाँ ठीक है, हम वो उन पेपर्स को, ऑफिशियल फाइल्स को अलाउ कर देते हैं कि रिसर्चर्स आकर उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, और एक इंक्वायरी बिठाई जाए इंटरनल, जो ये तय करे कि फ्रांस की गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल थी इस रवांडन जेनोसाइड के दौरान, हमने रवांडा की गवर्नमेंट को, हुतू गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट किया था। तो यहां पर इस रिपोर्ट में ये सामने आया, जो रिसर्चर्स ने पूरा पता किया, तो अभी मार्च 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि फ्रेंच ऑफिशियल्स ने रवांडन सरकार को, यानी हुतू सरकार को आर्म किया, उन्हें एडवाइस किया, उनके सैनिकों को, मिलिशियास को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड किए, और रवांडन सरकार को कई प्रकार के प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किए। और ये पूरा रोल इन्होंने अपना कई सालों तक छुपा के रखा, इसको दबा कर रखा, क्योंकि दुनिया में बेइज्जती होती इसलिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि फ्रेंच गवर्नमेंट बोर अ सीरियस एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट फोरसीइंग द स्लॉटर, यानी कि इन्हें मालूम था कि इस प्रकार का जेनोसाइड हो सकता है, इस प्रकार का नरसंहार हो सकता है, स्पेशली जब
फ्रांस के प्रेसिडेंट का प्लेन गिरा दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया, उसके बाद तो इन्हें पता था कि इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि ये रिपोर्ट डायरेक्टली ये नहीं कहती कि फ्रांस कॉम्प्लिसिट था, यानी कि फ्रांस के कारण ये जेनोसाइड हुआ, लेकिन ये जरूर कहा गया कि फ्रांस ये देख नहीं पाया, फ्रांस इसको फोर्स ही नहीं कर पाया और ये फ्रांस की गलती थी, बस इतना इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अप्रैल 2021 में इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम सारे रवांडन आर्काइव्स को खोल देंगे, और उस समय जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रांसवा मित्रान, उनके समय के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी हम ओपन कर देंगे, कोई भी रिसर्चर आकर देख सकता है। और इसके बाद रवांडा की सरकार ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें इन्होंने कहा कि हाँ, फ्रांस को पता था कि जेनोसाइड हो सकता है या फिर जेनोसाइड चल रहा है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रांस की है, कुछ हद तक फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है, और वो सपोर्ट करते रहे थे रवांडा की सरकार को डिस्पाइट देम नोइंग कि जेनोसाइड के लिए तैयारी हो रही है। उसके बावजूद इन्होंने तत्कालीन रवांडन प्रेसिडेंट युवेनाल अबियारीमना को सपोर्ट किया था, और बाद में अबियारीमना का जब प्लेन गिरा दिया जाता है उसके बाद भी इनका सपोर्ट जारी रहा। अब मैक्रोन के जो रीसेंट कमेंट्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैक्रोन ने ये कहा है कि हम उस वक्त रवांडा की जो सरकार थी, एक जेनोसाइडल रेजीम थी, उसके सपोर्ट में हम खड़े रहे, वो गलत था, और इन्होंने माफी के शब्द मांगे हैं। इन्होंने कहा है कि हमें गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस दे दो, ठीक है। तो ऑफिशियली फ्रांस सरकार की तरफ से ये माफीनामा नहीं है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है कि आई कम टू रिकॉग्नाइज द एक्सटेंट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ही हैज जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ आस्किंग फॉर अ ऑफिशियल अपॉलॉजी। तो इन्होंने अपने शब्दों के द्वारा वो सब बयान कर दिया, लेकिन बस ऑफिशियल नहीं किया है। तो मैक्रोन अभी अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के अफ्रीका में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, फ्रांस अपने रोल को बढ़ाना चाहता है अफ्रीका के कई कंट्रीज में, और इसीलिए ये अभी मैक्रोन जो है अफ्रीका के कई देशों की यात्रा कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, रवांडा और भी कुछ देशों में जा रहे हैं। और यहाँ पर रवांडा में क्या है कि अभी भी लोग फ्रांस सरकार के प्रति काफी गुस्सा हैं, जो टुट्सी है, जो सरकार में अभी भी पावरफुल है, पॉल कगामे इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ, तो उनको आज भी ये लगता है कि फ्रांस के सपोर्ट के बिना रवांडा की गवर्नमेंट इतने अच्छे से इसको अंजाम नहीं दे सकती थी, हथियार वगैरह इन्होंने सप्लाई किए थे, तो इसीलिए ये माफी काफी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, रवांडा के लोगों के लिए। तो एक तरफ तो वो पॉल कगामे और रवांडा की सरकार को खुश करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये अपॉलॉजी उन्होंने फ्रांस में दी होती तो फ्रांस की जो फार राइट पार्टीज हैं वो इनको बहुत ज्यादा क्रिटिक करती, तो इसीलिए ये उससे बच गए, इसीलिए इन्होंने ऑफिशियल अपॉलॉजी जारी नहीं करी है, और इन्होंने किगाली के जेनोसाइड मेमोरियल में जाकर ये अपॉलॉजी दी है। तो इट लुक्स लाइक अ वेरी सॉम्बर इवेंट। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर इस प्रकार के अपॉलॉजी टेंडर करी है, तो इससे वो थोड़ा सा फ्रांस में लोकल क्रिटिक से भी बच गए हैं। फ्रांस की मिलिट्री में वैसे भी कई सीनियर ऑफिसर्स ने अभी इनको धमकी दी है कि फ्रांस एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, तो ये लोग वैसे भी नाराज रहते हैं अगर इस तरह की अपॉलॉजी फ्रांस में दी जाती। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, EMI ऑप्शन और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इन सभी सब्सक्रिप्शंस पे आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे, तो आपको ये वाले प्राइसेस पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% डिस्काउंट। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते यहाँ पर बैचेस बनते रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, तीनों प्रकार के बैचेस यहाँ बन जाते हैं। इस वक्त बाइलिंगुअल बैच में मेरा एक आर्ट एंड कल्चर का कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए बस आपको ये अनलॉक कोड यूज करना है, और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लीज गो एंड चेक देम आउट ऑन द अनअकैडमी ऐप और द वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।